अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students. Here I'm teach to physics class 9th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट या किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। होप सो हमारी ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 विच इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है 1.2 विच इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज एंड द ड्राइव्ड क्वांटिटीज, एग्जांपल इन ईच केस। हम लोगों ने बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज के दरमियान में जो डिफरेंस है वो बताना है। बेस क्वांटिटीज का हम फर्स्टली हम लोग डेफिनेशन रीड करते हैं। द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड आर नोन एज बेस क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिन पे के हम लोग दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं उन्हें हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। एंड फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जो बेस क्वांटिटी से ही डिस्क्राइब की जाती हैं, बेस क्वांटिटी से ही एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। जैसे कि लेंथ है, लेंथ, टाइम, मैस, ये हमारे पास है बेस क्वांटिटीज। अगर हम लोग फोर्स, एरिया और वॉल्यूम, ये हमारे पास है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि जो ये लेंथ है, लेंथ का यूनिट होता है बेसिकली मीटर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग एरिया का यूनिट देख लें तो एरिया क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो एरिया आएगा हमारे पास, लंबाई का यूनिट मीटर और ऊंचाई का यूनिट मीटर, तो हमारे पास मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो मीटर स्क्वायर बन गया। मतलब जो ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है मीटर, मतलब वो हमारे पास ड्राइव की गई है बेस क्वांटिटी से ही। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है 1.3। पिक आउट ऑफ द बेस यूनिट इन द फॉलोइंग। हम लोगों ने, हमारे पास इतने ज्यादा कुछ बेस क्वांटिटीज, बेस यूनिट्स दिए गए हैं, बेस और ड्राइव्ड यूनिट्स दिए गए हैं इसमें। अब हमने इनमें से मतलब कि हमने ड्राइव करके बताना है हमारे पास जो इनमें से बेस यूनिट्स कौन से हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज दी गई हैं। इन ड्राइव्ड क्वांटिटीज में हमें कौन कौन से बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अगर हम लोग फर्स्ट क्वांटिटी को देखें तो हमारे पास जो किलोग्राम है वो है हमारे पास यूनिट ऑफ मैस। फर्स्ट हमारे पास है जॉल, न्यूटन, किलोग्राम, हर्ट्ज, मोल, एम्पेयर, मीटर, केल्विन, कूलम एंड वॉट। इनमें से हम लोगों ने बेस यूनिट्स को पिक आउट करने हैं। कौन से इनमें से बेस यूनिट्स हैं? बेस यूनिट्स की अभी हम लोगों ने डेफिनेशन को स्टडी किया है, अब हम इनमें से बताना है कि कौन से बेस यूनिट्स हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, नोटिस करें, यहाँ पे जो किलोग्राम है जिसका यूनिट किलोग्राम जो बेस यूनिट्स है क्योंकि इसका यूनिट ऑफ मैस है। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स जो मोल है वो भी बेस यूनिट्स है। एंड एम्पेयर जो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, एम्पेयर
इसके अलावा जो मीटर है, मीटर जो यूनिट लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट है मीटर, वो भी हमारे पास बेस यूनिट्स है। इसके अलावा स्टूडेंट्स केल्विन जो टेम्परेचर का यूनिट है वो भी हमारे पास बेस यूनिट्स है। तो क्लियर, किलोग्राम, मोल, एम्पेयर, मीटर एंड केल्विन, ये हमारे पास 5 हमारे पास बेस यूनिट्स हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्ड क्वांटिटीज। हमने बताना है कि इन ड्राइव्ड क्वांटिटीज में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड हैं। अगर हम फर्स्ट क्वांटिटी देखें विच इज स्पीड, स्पीड का जो बेसिकली फॉर्मूला है वो हमारे पास है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब डिस्टेंस का जो यूनिट है मतलब लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। जो डिस्टेंस है वो किसी भी हम लोग लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन स्पीड आर लेंथ एंड टाइम। तो बेस क्वांटिटीज में जो स्पीड और जो डिस्टेंस जो है हम लोग बेसिकली वो यहाँ पे हम लोग लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और तो इसमें जो स्पीड में जो बेस क्वांटिटीज हैं वो लेंथ और जो टाइम है वो हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो यूनिट है वो लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व इन वॉल्यूम में है तो वो हमारे पास एक लेंथ ही होगी। क्लियर। सो नेक्स्ट वन हमारे पास है फोर्स। फोर्स हमारे पास होता है F इज इक्वल टू ma के, मतलब जो मास और एक्सेलरेशन का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसे हम लोग कहते हैं फोर्स, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या है, बेसिकली चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्लियर। अब हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली किसके इक्वल है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के। डिस्टेंस डिवाइडेड, अगर हम लोग वेलोसिटी की डेफिनेशन करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी। डिस्टेंस को हम लोग बेसिकली यहाँ पे लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो डिस्टेंस की जगह पे हम लोगों ने लेंथ को रिप्लेस कर दिया और टाइम क्रॉस टाइम ये हमारे पास ए एज इट रहा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। तो बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व इन फोर्स आर लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ भी, मास भी और टाइम भी यहाँ पे हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग वर्क को डिस्कस करते हैं। वर्क बेसिकली इक्वल तो होता है W इज इक्वल टू FD के, ठीक है। वर्क को हम लोग W से शो करते हैं और ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है FD, ठीक है। F हमारे पास फोर्स है और D हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। द वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब जो फोर्स है, फोर्स बेसिकली हमारे पास इक्वल टू होती है, फोर्स इज इक्वल टू ma के, ठीक है। फोर्स हमारे पास है ma के इक्वल, m हमारे पास मास है और a हमारे पास एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस हमारे पास एज इट आ गया। अब स्टूडेंट जो एक्सेलरेशन है वो बेसिकली इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या हम लोग एक्सेलरेशन की डेफिनेशन करते हैं। फर्दर हमारे पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारे पास इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं लेंथ में, ठीक है। ये हमने लेंथ में लिखा। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो इसमें मास, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अगर हम यहाँ पे देखें बेस क्वांटिटीज वर्क में जो इन्वॉल्व है वो लेंथ है, मास है और हमारे पास टाइम है। ये है हमारे पास बेस क्वांटिटीज जो इन्वॉल्व थी वर्क में, फोर्स में। क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.5, एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड। आपने अपनी एज को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। अब लेट्स सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी जो एज है वो 15 इयर्स है, ठीक है। और एक साल में हमें पता है 365 दिन होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 15 को 365 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 5475 डेज।
अब एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो 24 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 5475 के साथ तो हमारे पास आती हैं 131400 आवर्स। क्लियर? ठीक है। अब एक जो आवर्स होता है उसमें 3600 सेकंड्स होते हैं, एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो देन हम लोग 3600 को जब हम लोग 131400 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4730400 सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी एज को भी मेजर कर सकते हैं। लेट्स सपोज किसी की एज 18 है तो 18 मल्टीप्लाई बाय 365 करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये प्रोसेस सब में सेम रहेगा, ठीक है। ये जो इतना प्रोसेस हमने किया है ये सब में सेम आएगा, बस चेंजिंग हमारे पास आएंगी। अगर चेंजिंग आएंगे तो हमारे पास आएंगी यहाँ पे। हम लोगों ने जस्ट अपनी एज है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। लेट्स सपोज अगर आप 25 इयर्स के हैं तो यहाँ पे 25 मेंशन करेंगे। सेम 25 को 65 डेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि ये वाला जो प्रोसेस है ये सब में सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर आपकी एज 18 इयर्स है तो जस्ट आपने 15 की जगह पे 18 को मेंशन करना है और अगेन आपने सेम प्रोसेस के थ्रू अपनी एज को सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6, व्हाट रोल ऐसा यूनिट हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का साइंस डेवलपमेंट में क्या रोल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम लोग डिस्कस करें, with the development of the field of the science and technology, the need of the commonly acceptable system of units are seriously felt over the world, particular to exchange the scientific and the technical information. साइंस की डेवलपमेंट के साथ साथ जो इस बात की जरूरत महसूस होने लगी कि वर्ल्ड वाइड जो है वो एक कॉमनली एक्सेप्टेबल यूनिट्स बनाए जाएं, ताकि जब भी आप लोग डिफरेंट कंट्रीज के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो सकें तो आपकी बात उन्हें भी क्लियर हो जाए और उनकी बात आपको भी क्लियर हो जाए। तो दैट्स वाई जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ साइंस इस तरह से किया जाए तो कॉमन एक्सेप्टेबल यूनिट्स हमें मिले ताकि हमें डिफिकल्टी से बचा के जाया जा सके। तो फिर इस तरह हुआ कि 19th सेंचुरी में आई थिंक उन्होंने इस तरह के यूनिट्स बनाए। एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज होने लगे, ठीक है। उन्हें हम लोगों ने नाम दिया सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। To fulfill the need of worldwide system of measured called international system, it was adopted. पेरिस में कॉन्फ्रेंस की गई, वहां पे ये डिसाइड हुआ कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स डिसाइड किए, ठीक है। अब जो ये कम्युनिकेशन गैप आ रहा था डिफरेंट कंट्रीज में वो भी खत्म हो गया और इस तरह से एक कॉमनली एक्सेप्टेबल यूनिट्स बनाए गए, डिसाइड किए गए। क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स ये आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन 1.7 है, व्हाट इज मीन्ड बाय 1 ईयर कांस्टेंट। 1 ईयर कांस्टेंट का क्या मतलब है? 1 ईयर कांस्टेंट का क्या मतलब है? बेसिकली ये है हमारे पास 1 ईयर जो कांस्टेंट है, the difference between one small deviation on main scale and one year scale deviation is called 1 year constant. बेसिकली 1 ईयर जो कांस्टेंट है वो लीस्ट काउंट है 1 ईयर कैलिपर का। जब भी ये बोर्ड में क्वेश्चन आए आप लोगों ने जो 1 ईयर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट था उसको डिफाइन कर देना है। बेसिकली यही इसका आंसर है। अब हम लोग लीस्ट काउंट को डिफाइन करते हैं। दिस इज द मिनिमम the difference between the small deviation on main scale on 1 year scale and one year scale deviation is called the 1 year constant. This is the minimum length which can be measured accurately with the help of 1 year caliper. That is why it is called the least count of the 1 year caliper. Least count मतलब वो कम से कम लेंथ है जो हम लोग मेजर कर सकते हैं 1 year caliper से। इस वजह से हम लोगों ने इसके नाम दिया कि हमारे पास लीस्ट काउंट है 1 year caliper का। अब लीस्ट काउंट क्या है? बेसिकली लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, अब लीस्ट काउंट हमारे पास अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर का जो सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। ठीक है, जो स्क्रू गेज हम लोगों ने सेकेंड डिवाइस पढ़ी थी, ये उसका लीस्ट काउंट है। वर्नियर कैलिपर के साथ हम लोग स्क्रू गेज के लिस्ट काउंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट है वो इक्वल टू होता है पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, और जो स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट होता है वो मिलीमीटर में अगर होगा तो 0.01 मिलीमीटर होगा, अगर सेंटीमीटर्स में होगा तो 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.8। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरो एरर ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जीरो एरर को क्या समझते हैं? बेसिकली जीरो एरर वो एरर होता है जिसकी वजह से जो हमारी मेजरमेंट्स हैं वो एक्यूरेट नहीं आती। हमारी मेजरमेंट या तो लेस होती हैं या ग्रेटर होती हैं। अब एक्चुअल मेजरमेंट को फाइंड आउट हम लोग नहीं कर सकते। अब अगर हम लोग इसका आंसर लिखें, the error in a measuring instrument due to the non-uniform or wrongly marked graduation due to which a measurement may be less or greater, the actual measurement is called the zero error of the measuring instrument। मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वो एरर वो या तो हम लोग उसको गलत निशानदेही करते हुए, उसको गलत माप करते हुए, या तो एक्चुअल रीडिंग से कम ले लेते हैं या फिर ज्यादा ले लेते हैं। तो इस वजह से जो एरर्स कॉज करती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं जीरो एरर ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? अब ये डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट पे भी, एरर्स किस वजह से मतलब अकर होती है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। अब ये हम पे ये डिपेंड करता है उस इंस्ट्रूमेंट पे भी कि लेट्स सपोज अगर वो इंस्ट्रूमेंट है हो सकता है वो इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्ट हो, उस इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट हो, वो इंस्ट्रूमेंट खुद ही करेक्ट ना हो जिसे हम लोग रीडिंग्स ले रहे हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उसमें टेम्परेचर्स की वजह से उसमें डेविएशंस आ चुके हैं, या फिर काफ़ी साल से पुराना इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें किसी किस्म की कोई फॉल्ट आ चुका हो। अब नेक्स्ट ये पर्सन पे भी डिपेंड करता है कि वो लेट्स सपोज हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, जबकि जो उससे रीडिंग्स मेजर कर रहा है उसमें ही फॉल्ट हो, उसको करेक्ट तरीके से रीडिंग्स लेना ना आती हो, उसे प्रॉपर प्रोसीजर का नहीं पता हो, उसे मेथड का ना पता हो। तो स्टूडेंट्स इसके लिए लाजमी है कि जो एक्सपीरियंस बंदा है वो एक्सपेरिमेंट्स करे इस इंस्ट्रूमेंट के साथ, और इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में किसी किस्म का एरर ना हो, तभी हमारे पास करेक्ट रीडिंग्स आती हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि जब हम लोग रीडिंग्स ले रहे होते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो मे भी हम लोग उसकी रीडिंग्स ही नोट गलत कर रहे हों, या तो हम लोग उसके रीडिंग्स का हमारा लेने का तरीकाकार ही गलत हो, जिसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट्स हैं वो गलत आ रहे हों। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम लोग जो ज़ीरो एरर है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट में है या फिर हम मतलब हमें खुद में है वो एरर, तो इसकी वजह उसको हमें पहले रिमूव करना चाहिए। स्टूडेंट्स लेट्स सपोज अगर मैं रीडिंग्स ले रही हूँ इंस्ट्रूमेंट से, तो जो मेरा जीरो है लेट्स सपोज वो ही किसी बैलेंस, मेरा इंस्ट्रूमेंट ही किसी बैलेंस पॉइंट पे नहीं है, तो ऑब्वियसली उससे जितनी भी रीडिंग्स आएंगी वो गलत ही आएंगी। क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.9 को। व्हाट इज यूज ऑफ जीरो एरर नेसेसरी इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? जो जीरो एरर क्यों नेसेसरी है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए? किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर का इस्तेमाल क्यों है? जीरो एरर बेसिकली हम लोग इसलिए फाइंड आउट करते हैं कि हमारी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट आ जाए। तो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम लोग सबसे पहले उस इंस्ट्रूमेंट में से जीरो एरर फाइंड आउट करते हैं ताकि हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकें। क्लियर? इफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज अ जीरो एरर, रीडिंग टेकन बाय इट विल बी नॉट बी करेक्ट। अगर तो किसी इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी जीरो एरर है तो हम लोगों की जो उसे रीडिंग्स लेंगे वो भी गलत होंगी। By knowing the zero error, first necessary condition can be made to find the correct measurement। अगर हमें जीरो एरर का पता है तो इसके लिए हमें जरूरी है कि फर्स्टली हम लोग उस जीरो एरर को रिमूव करें। Such a correction is called the zero correction।
अगर फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें जो जीरो एरर है वो क्या है, ठीक है, और फिर उस जीरो एरर को फर्स्टली करेक्ट करना चाहिए, मेजरमेंट से पहले, रीडिंग लेने से पहले उस जीरो एरर को करेक्ट करना चाहिए। तो ये जो सच जो ये इस किस्म की करेक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं जीरो एरर करेक्शन, ताकि हम लोग एक्चुअल मतलब एक्यूरेट रीडिंग्स को ले सके, हम लोग किसी भी चीज को मेजर कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे 1.10 व्हाट इज स्टॉप वॉच। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच यू हैव यूज्ड इन द लेबोरेटरीज। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या है बेसिकली? स्टॉप वॉच बेसिकली किसी भी इवेंट का जो टाइम इंटरवल है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइम इंटरवल को मेजर कर सकते हैं। फर्स्टली हम लोग इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। An instrument used to measure the time interval or specific period of an event is known as the stopwatch. आप लोग स्टॉप वॉच से किसी टाइम इंटरवल को मेजर करते हैं। लेट्स सपोज जैसे सिंपल पेंडुलम है, उसके टाइम पीरियड को मेजर करना है तो आप लोग स्टॉप वॉच का यूज करेंगे, या फिर किसी इवेंट में जो स्पेसिफिक पीरियड को कैलकुलेट करना है तो आप स्टॉप वॉच यूज करेंगे। अगर आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप स्टॉप वॉच का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गया है? व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मैकेनिकल स्टॉप वॉच। अगर हम लोग मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट को डिस्कस करें, द लीस्ट काउंट ऑफ द मैकेनिकल स्टॉप वॉच इज 0.1 सेकेंड। मैकेनिकल जो स्टॉप वॉच है उसका लीस्ट काउंट हमारे पास होता है 0.1 सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, Why do we need to measure extremely small interval of time? हमें extremely small interval of time की जरूरत क्यों पेश आई? ठीक है, हम लोग मतलब कि जो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है उसको हम लोग मेजर क्यों करते हैं, ठीक है। फर्स्टली हम लोग इसका मतलब आंसर को डिस्कस करें कि जो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है उसको क्यों मेजर करते हैं। तो बहुत सी स्टूडेंट्स चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे जो टाइम रिकॉर्डर्स होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं, तो वहां पे हम लोग एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल को मेजर करना पड़ता है। क्लियर? अगर हम लोग इसका आंसर को रीड आउट करें, वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम टू गेट एक्यूरेट एंड एरर फ्री रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। अगर हमें एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को मेजर करना हो जिससे हमारे पास जो हमें एक्यूरेट रिजल्ट देते हो, जिनमें गलती के चांसेस बहुत कम हो, तो उनके लिए हम लोग एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम्स को मेजर किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट। एक मेजरमेंट के सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इसकी हम लोग ऑलरेडी डेफिनेशन स्टडी कर चुके थे। In the measurement of all accurate non-digits and first doubtful digit is known as the significant figure. तो हम लोगों ने जस्ट इसमें significant figures की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। किसी भी मेजरमेंट में जो हमारे जिन्हें वो डिजिट्स जिन्हें हम जानते हैं एक्यूरेट नॉन डिजिट्स, और फर्स्ट हमारे पास जो डाउटफुल डिजिट होता है उसे हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं 1.13 हाउ इज प्रिसीजन रिलेटेड टू अ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजर्ड क्वांटिटी। क्लियर? यहाँ हमसे क्वेश्चन किया गया है प्रिसीजन क्या है। प्रिसीजन बेसिकली होता है ग्रेटर एक्यूरेसी। अब प्रिसीजन का सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। हमसे ये कहा गया है कि हाउ इज प्रिसीजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर, किस तरह से ये आपस में प्रिसीजन सिग्निफिकेंट फिगर के साथ रिलेट करता है। जब भी किसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होते जाएंगे प्रिसीजन इतनी ही बढ़ती जाती है, ठीक है। अगर हम लोग इसका आंसर लिखें, इन इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ मेजरमेंट quality of a measurement by using better instrument increase the significant figures in the measured result. जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स की मेजर इनको इंक्रीज करेंगे प्रिसीजन भी उतनी ही इंक्रीज करती जाएगी। मोर सिग्निफिकेंट फिगर मींस ग्रेटर प्रिसीजन। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हमारी प्रिसीजन भी इतनी ही ज्यादा होगी।
फॉर एग्जाम्पल हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, मेजरमेंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर वुड बी मोर प्रिसाइज देन अ मीटर रोल। जो वर्नियर कैलिपर की जो मेजरमेंट की वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट करना ज्यादा प्रिसाइज है एज कंपेयर टू मीटर रोल के। देयरफॉर मेजरमेंट टेकन बाय वर्नियर कैलिपर वुड हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स देन एज टेकन एज बाय मीटर रोल। सो जो वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट को करना इसलिए है क्योंकि उसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इस वजह से उसकी प्रेसिजन भी ज्यादा आती है, ठीक है, एज कंपेयर टू मीटर रोल के। क्लियर स्टूडेंट्स? हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स को बेटर करने के लिए जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज करेंगे, ऑब्वियसली हमारी प्रेसिजन भी इतनी ही ज्यादा इंक्रीज करती जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स ये था, आई होप आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स ये था हमारे बुक के जो लास्ट पे शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो हमने आज डिस्कस किए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टूडेंट्स मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।